ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। चर्चा करेंगे उपचुनाव के नतीजों पर। जी हां, उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कहा जा रहा था कि एमसीडी के ये उपचुनाव जो है वो आने वाले एमसीडी चुनावों का सेमीफाइनल होंगे और उनके नतीजे जो आज घोषित किए गए हैं तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने हासिल की है, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। हमारे साथ मुख्य संपादक दिल्ली दर्पण टीवी के राजेंद्र स्वामी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये समीकरण बदले हैं। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 4 नतीजे यानी कि 4 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई और 1 कांग्रेस के पक्ष में गई है, बीजेपी खाता नहीं खोल पाई, किस तरीके से देखते हैं समीकरण को? जी बिल्कुल, जैसा ये जो 5 सीटें थी, इन 5 सीटों में जो पहले केवल शालीमार बाग बीजेपी के पास थी, जिसमें बीजेपी पार्षद की मृत्यु होने के बाद वो सीट खाली हुई थी। बाकी जो सीटें थी वो सारी की सारी पहले से ही आम आदमी पार्टी के ही खाते में रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली जो रिजल्ट आया है वो चौहान बांगड़ का है, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ने 10,000 से ज़्यादा वोटों से के अंतराल से जीत दर्ज की है। लेकिन बीजेपी को इन चुनावों ने बड़ा निराश किया है, चिंताजनक रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है, जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं 2022 के अंदर, उसका सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा था। और अगर इन चुनावों को सेमीफाइनल मान लिया जाए तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति है ये, क्योंकि मोदी के नाम और हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी लेकर चल रही थी, ये मान के चल रही थी कि जो हिंदू समाज है पूरा, वो एक तरफा उसके पक्ष में खड़ा है। जहाँ लगातार राम के नाम पे वोट भी मांगे जा रहे थे, हमने आपको अपनी दिल्ली दर्पण टीवी पर खबर भी दिखाई थी। मैं एक बार जानकारी के लिए आप लोगों की बता दूं कि कल्याणपुरी में जो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है वो लगभग 5,000 वोटों से दर्ज की है। और अगर हम त्रिलोकपुरी सीट की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने लगभग 3200-3300 सीटों से जो है वो वोट दर्ज की है। चौहान बांगड़ सीट पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस ने एकमात्र सीट जीती है, लेकिन अंतर जो है वो 10,000 से भी ज्यादा वोटों का है। जी हाँ, और शालीमार बाग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1500 वोटों से जो है आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगर रोहिणी सी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है लगभग 2500 वोटों से। सर, सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि कांग्रेस ने जो सीट जीती है उसमें जो अंतर है जीत का वो बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस ने कुछ बेहतर किया है, उसके सियासी समीकरण भी हो सकते हैं। और जो जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, जो 10,000 से ज़्यादा मार्जिन की सीट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो दंगे हुए थे। जो सीए का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो दिल्ली जो दंगे हुए थे, वो प्रभावित क्षेत्र है। तो जाहिर तौर पे जो वहाँ की जो जनता है उसने जो बीजेपी के खिलाफ तो है ही है, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जाना ठीक नहीं समझा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को है कि जो उसका मुस्लिम वोट बैंक है वो शायद थोड़ा सा खिसक गया है। तो इस वजह से जो ये मार्जिन था ये बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन हम बाकी 2 सीटों की हम बात करें, जैसे शालीमार बाग सीट है, शालीमार बाग सीट के अंदर जो कांग्रेस ने थोड़ा कुछ बेहतर प्रदर्शन किया। यही वजह था कि जो बीजेपी का जो जीत का जो अंतराल था आम आदमी पार्टी और बीच का, लगभग 1,500 के आसपास का। और ऐसे हम बात करें रोहिणी सी सीट की, रोहिणी सीट में जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है मेमती बरवाला, पुराना नाम रहा है वो वहाँ पर। और इसके अलावा वहाँ पर चित्रकोणीय मुकाबला चल रहा था, वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट मैदान में था, झाड़ू आम आदमी पार्टी के झाड़ू भी वहाँ चल रही थी और कांग्रेस भी वहाँ चल रही थी। तो ऐसे समीकरण में अक्सर बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन बावजूद इसके 2,500 वोटों के अंतराल से वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत की है। जो राकेश थे वो इससे पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे, थोड़े से कम अंतराल के चुनाव से हारे थे और फिर दोबारा ही हारे। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस ने थोड़ा प्रदर्शन अच्छा किया है वहाँ बीजेपी की जो जीत का जो मार्जिन है वो कम हुआ है। तो ये एक बड़े संकेत दे रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस ने कुछ स्थिति में अपना सुधार किया, और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर शायद थोड़ा आम आदमी पार्टी से छिटक करके कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा है, जिसकी तस्वीर इसमें दिख रही है। तो अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाए, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, और अगर वो इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माने तो इस तस्वीर को से जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है
बीजेपी को बेचैन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान हो सकता है बीजेपी को। मैं आपको ये भी बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि एमसीडी चुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी को बजाई। और एक चीज और जो उन्होंने लिखी है वो जरूरी मैं पढ़ना चाहूंगा। बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब दुखी हो चुकी है। अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। इस पर बात करेंगे अभी हम राजेंद्र स्वामी जी से, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टियों में उत्साह कैसा। हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता ने जायजा लिया। दिल्ली उपचुनाव का रिजल्ट और वार्ड 32 से रामचंद्र जी की जीत यहाँ पर हो चुकी है। जो कैंडिडेट है कैंडिडेट रामचंद्र यहाँ पर मौजूद है। रामचंद्र जी, कितनी बड़ी जीत मिली है? इस जीत का श्रेय मैं माननीय सीएम साहब को और यहाँ की जनता को दे रहा हूँ। क्यों कि माननीय सीएम साहब ने जो है यहाँ पे काम करके दिखाया है और जनता ने उनके आदेश का पालन करा है, काम किया, जनता खुश होकर वोट दिए हैं, इसलिए ये जीत हुई है। सीवर वाला जो वादा था वो काम आया? बिल्कुल काम आया। और सीवर से पहले भी इस वार्ड में जिन सेक्टरों में कभी किसी ने काम नहीं किया, माननीय सीएम काम के नाम से वोट मिले हैं। और आने वाले 2022 में सिर्फ और सिर्फ झाड़ू के पार्षद होंगे। 2022 की क्या पिक्चर आ रही है? झाड़ू आएगा, झाड़ू सभी जगह झाड़ू चलेगा। एमसीडी में अरविंद जी की सरकार बनेगी दोबारा। ठीक है। अब देखिए चलते हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के मायने बहुत अलग है। ये जीत सेमीफाइनल, बीजेपी ने खुद कहा था कि ये एमसीडी चुनाव का सेमीफाइनल है। आज एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल में बीजेपी बिल्कुल जीत होती नजर आ रही है। 4 वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने जीत की है, जबकि एक पर कांग्रेस जीती है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला है। ये जीत है केवल और केवल दिल्ली की जनता कितनी बड़ी जीत आज की? बहुत बड़ी जीत है। काम को वोट है, जो काम करेगा वो जीतेगा। आज हम बहुत खुश हैं, जनता ने काम करने वाले को चुना है। जनता समझ। धर्मेंद्र जी, शुरू से लगे हुए आप, 2022 की पिक्चर अब क्या दिख रही है आपको? ने 2022 की दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज जनता ने काम को और विकास के लिए वोट दिया है। और ये जो वोट जो रोहिणी सी के जो उपचुनाव में जो आज रामचंद्र जी विजय हैं, इससे निश्चित है कि अब किसी जातिवाद को वोट नहीं है, अब किसी क्षेत्रवाद को वोट नहीं है। अब अगर वोट है तो काम के विकास को वोट है और क्षेत्र के विकास के लिए वोट है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेरणा दी उसके अनुसार जो जनता ने फैसला लिया है, आज सब कार्यकर्ता बहुत खुशी हैं, क्योंकि ये जीत जो हुई है, ये जीत किसी जातिवाद की जीत नहीं हुई है। ये जीत एक विकास की और अपने क्षेत्र में काम की जीत। जिम्मेदारी भी बड़ी आने वाली है। 8 महीने काम करके, ज़्यादा काम करके दिखाना पड़ेगा 2022 के लिए। नहीं, हम सब जिम्मेवारी और जो प्रेरणा केजरीवाल साहब ने दी है, ये निश्चित है कि जो 15 साल का भ्रष्टाचार का जो काल था उससे निकल करके 2022 में ये निश्चित है कि तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता के जो भी काम होंगे उनको उन कामों को पूरा करके हम दिखाएंगे। सीवर का वाला वादा काम आया? सीवर का वादा काम नहीं आया, जनता का काम है, वो सीवर उसमें डलेगा। जो हमने जो सीएम साहब ने कभी भी वादा किया उसको काम को पूरा किया है। और वादा काम क्या है? इस भरोसा है, और भरोसा सबसे बड़ा कामयाब अगर किसी ने पाया है दिल्ली के अंदर तो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने पाया है। ठीक है, देखिए कार्यकर्ता यहाँ पे सभी मौजूद है, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। रामचंद्र जो है, जो कैंडिडेट है, वो यहाँ से आ चुके हैं। जीत का जो जश्न है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। अभी सभी वार्ड के जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। हालांकि इसे देखा जा सकता है 2022 में क्या पिक्चर अब नजर आएगी। धन्यवाद। जी हाँ, तो रोहिणी की सीट का पुनीत गुप्ता ने जायजा लिया। हम आपको और भी सीटों पर लेके चलेंगे, हमारे संवाददाता मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस ट्वीट की कि किस तरीके से जो है वो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्वीट का मतलब कैसे देखते हैं कि मनीष सिसोदिया का डायरेक्ट टारगेट जो है बीजेपी के ऊपर है, जबकि बीजेपी की सीट अभी नहीं आई है और कांग्रेस ने एक सीट फिर भी झटक लिया आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, जो ये उपचुनाव है ये बड़े संदेश जा रहे हैं दिल्ली
के चुनाव का परिणाम तो वैसे भी देश का आईना माना जाता है, मूड माना जाता है, क्योंकि हर प्रांत से, हर वर्ग से, हर तरह के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली एक मिनी भारत है और आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं देश में, उनमें भी ये चुनाव परिणाम है, ये असर डालेंगे। अगर आम आदमी पार्टी को इन चुनाव में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ना भी हो, लेकिन बीजेपी की लोकप्रियता कम हो जा रही है, इस तरह के मैसेज तो कम से कम जो नगर निगम की जो उपचुनाव है, ये ऐसा संकेत दे ही रहे हैं। तो इन चुनावों का अपना एक महत्व है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी ने यहाँ की है, और जो आने वाला चुनाव है नगर निगम का, उसमें आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। इस तरह के दावे अब आम आदमी पार्टी के नेता करने लगे हैं। एक चीज और है, दिल्ली कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अनिल चौधरी, और पहला उनका ये उपचुनाव था। उपचुनाव बेशक हो एमसीडी का, लेकिन उनका ये पहला चुनाव था और पहली बारी में एमसीडी में उन्होंने जो है सीट निकाली है, और उसके बाद में फिर इतने बड़े दर्जे से उनके कैंडिडेट ने जीत हासिल किया। तो किस तरीके से देखते हैं उनके कार्यकाल को, या फिर किस तरीके से कहें कि कांग्रेस की जो रणनीति रही, जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार में जुटी रही, तो कैसे आप उसे कांग्रेस की सीट को देख रहे हैं? इसमें कांग्रेस की रणनीति का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये एक समीकरण चले हैं, जो घटनाएं चली हैं उनका एक रिएक्शन है, तो इसको रिएक्शन की तरह देखा जाना चाहिए। कांग्रेस में किस कदर फूट है, भीतर से असंतोष भरा हुआ है। अक्सर तमाम जो खबरें आ रही हैं, G23 जो एक बहुत बड़ा गुट है, वो शीर्ष हाईकमान से नाराज़ है। तो दिल्ली में भी कमोवेश ऐसा ही है। दिल्ली में अनिल चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो कांग्रेस के जो बहुत बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने खुद को एक तरह से कहें कि अलग किया हुआ है, तो खुल करके वो भागीदारी संगठन के गतिविधियों में नहीं निभा रहे हैं। हालांकि जो उनके नज़दीकी हैं, अगर हम आसपास की सीटों पर हम जाकर देखते हैं, तो जो कांग्रेस के पुराने बड़े बड़े जो नेता हैं, वो इन चुनाव में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो रणनीति, जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन में उत्साह नहीं होगा, कोई भी रणनीति काम नहीं करती है। तो उत्साह तो फिलहाल कांग्रेस में कहीं नज़र नहीं आता। बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत मायूस हैं, लगातार जो स्थितियाँ बनती जा रही है। लेकिन अब जो ये उपचुनाव में जो प्रदर्शन कुछ बेहतर हुआ है, या कहे कि एक सीट आई है, तो हो सकता है इसके सहारे कांग्रेस जो आईसीयू में जो गई हुई है, वो शायद अब बाहर आ जाए, वार्ड में शिफ्ट हो जाए। जी हाँ, चौहान बांगड़ सीट का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चौहान बांगड़ में जुबेर अहमद जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, उन्हें 16,203 वोट मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के मोहम्मद इशराक खान, जो कि पूर्व विधायक भी वहां रहे हैं, जिन्होंने दावा किया था कि उनकी जीत जो है वो निश्चित है, उन्हें मिले हैं केवल 5,561 वोट। और इसी के साथ 10,000, लगभग 10,500 वोटों से जो है वो जीती है चौहान बांगड़ की सीट कांग्रेस ने। उसके थोड़े से देख लेते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। इलेक्शन था, लगभग 11,000 के आसपास से हमारी जीत हुई है। वन साइडेड इलेक्शन था, कुछ नहीं मिला दूसरी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल से हमारा इलेक्शन था। अरविंद केजरीवाल उनके कैबिनेट के लोग गली गली धक्के खाए, लोगों के हाथ पैर दबाए, और उसका नतीजा है वो 0 हो गए। मुद्दा साहब, मैं विकास को मांग रहा था। अरविंद केजरीवाल एंड कैबिनेट में गंगा और मरकज को दिया है, और गंगा मरकज का नतीजा ये होगा 0 हो गए। बात यहां पर शालीमार बाग सीट की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शालीमार बाग की जो प्रत्याशी थी, उनकी जो माता जी थी, वो पहले भी यहां पार्षद रही। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट सुनीता मिश्रा जीती हैं, जिन्हें 9,764 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सुरभि जाजू को 7,049 वोट मिले हैं, और जबकि सुनीता मिश्रा जो है वो 2,705 वोटों से विजयी हुई हैं। ये एक बड़ा समीकरण है सर, कि एक तो अंतर कम रहा, लेकिन क्योंकि जो भाजपा का कैंडिडेट था वो पहले से भी दबदबा उसका बना हुआ था, क्योंकि उनकी माताजी रेणु जाजू जो थी वो पहले भी पार्षद रही है, उसके बाद उनकी बहू को टिकट दे दिया गया, लेकिन 2000 के अंतर से आम आदमी पार्टी ने वहां पर जो है जीत दर्ज की। तो कैसे देखते हैं इस समीकरण को शालीमार बाग के? देखिए, शालीमार बाग सीट बीजेपी डोमिनेटेड एरिया कहलाती जाती रही है। वहाँ सालों तक बीजेपी ने राज किया है। कांग्रेस उस सीट को कभी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि कपिल सिब्बल संसदीय क्षेत्र में जरूर 1-2 बार कांग्रेस ने वहाँ बढ़त बनाई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आज तक कांग्रेस ने वहाँ कभी जीत हासिल नहीं की। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी पिछले 2 साल से लगातार वो जीत रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल के चेहरे और उनके नाम पर वो जीत चलती आ रही है। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम चुनाव में हमेशा यहाँ पर बीजेपी का ही परचम लहता रहा है। अभी पीछे जब चुनाव हुए हैं, सभी पार्षद जो है वहाँ पर बीजेपी के हैं। जो जिस सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है,
रेणु जाजू वहाँ पर पार्षद रही हैं, तो बीजेपी के पाले में ये सीट थी। तो बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाई और एक 2000 के अंतराल से अगर वो हार जाती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अगर हम बात करते हैं रोहिणी वार्ड सी की वोट की, 32 वार्ड जो है वहाँ पर रामचंद्र ने टिकट दी गई थी। पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जय भगवान को विधायक बनाया गया, बीएसपी के दोनों कैंडिडेट रहे और अब रामचंद्र की जो है ये बड़ी जीत कहलाई जा रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रामचंद्र जो है लोगों के लिए काम किया था, इस वजह से लोगों ने जो है वोट कराया। वहाँ पर केजरीवाल के नाम पर तो वोट मिला ही है, लेकिन कैंडिडेट के नाम पर भी वोट मिला है। तो ये आप क्या समझते हैं कि केजरीवाल के नाम पर दिल्ली में वोट दी गई, केजरीवाल के नाम की 4 सीटें आई हैं कि कैंडिडेट के नाम की 4 सीटें? देखिए, बिल्कुल केजरीवाल के नाम पे ये सारी सीटें आई हैं। जो अभी मौजूदा निगम पार्षद जो बने हैं जीते रामचंद्र, वो पहले बीएसपी के पार्षद होते थे, बाद में उन्होंने झाड़ू का हाथ थामा और झाड़ू से वो विधायक बन गए। पिछले चुनाव में अपने विधायक की टिकट काटने के बाद जो बीएसपी के विधायक थे जय भगवान उपकार, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया विधायक और अब वो विधायक हैं। तो जो पहले विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वही पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने वहाँ पे अपने बड़े बड़े नेता उतारे खूब, और ये उम्मीद की जा रही थी कि मेमवती बरवाला के आने के बाद समीकरण कुछ ऐसे बनेंगे कि बीजेपी वो सीट आराम से निकाल पाएगी। बड़े बड़े स्टार कैंपेन बीजेपी ने वहाँ उतारे, हंस वहाँ पे गाना गा के गए, मनोज तिवारी वहाँ पे गाना गा के गए, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों ने वहाँ पे पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बावजूद इसके वो बीजेपी अगर वो सीट नहीं निकाल पाई है तो कहीं ना कहीं जो निगम में जो नाकामी है नगर निगम की, उसके खिलाफ भी वोट पड़ा है। पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है 4 सीटों पे, तो संकेत यही है कि जो नगर निगम में जो कुछ तनातनी चली है पिछले 2 सालों से या 3 सालों से, सैलरी का मुद्दा हमेशा रहा है, अधिकारों को लेकर के, कामों को लेकर के टकराव की स्थिति बनी रही है। और अब जो आगामी जो नगर निगम चुनाव होंगे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होगा, वो किस मुंह से किस मुद्दे पर वो नगर निगम में जीत का दावा करे। क्योंकि ये सवाल तो फिर उठेगा कि अगर वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है नगर निगम में, जैसे 15 साल से वो लगातार सत्ता पे काबिज है, उसके बावजूद अगर नगर निगम की हालत इस तरह की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। ये मैसेज देने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही। और अगर बीजेपी जाती है और ये मैसेज आता है कि अगर बीजेपी फिर दोबारा आ जाती है तो दोबारा वही स्थितियाँ बनेंगी, दोबारा वही दिल्ली नगर निगम और सरकार में टकराव की स्थिति बनेगी। तो क्यों न एक ही पार्टी को नगर निगम और दिल्ली सरकार में एक ही पार्टियाँ हों, तो काम शायद ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकेगा और जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो सकेगी। इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी जाने की तैयारी में है और साफ कह रही है कि नगर निगम बीजेपी नहीं चला पाई है, आप हमें मौका दो। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है और इसकी काट बीजेपी कैसे करेगी ये शायद बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है। और जो कांग्रेस ने जो थोड़ी बहुत स्थिति अगर सुधार उसमें हुआ है तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा असर डालेगा, मुझे इस तरह का लगता नहीं है। हालांकि कांग्रेस कहती रहती है कि हमने भी नगर निगम में इतने साल चलाया है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में नगर निगम में रही है, लेकिन कभी कोई इतनी टकराव की स्थिति नहीं बनी है। तो ये कांग्रेस के ये दावे हैं, इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा गौर अभी जनता ने किया नहीं। अगर इस चुनाव की बात करें, केवल समीकरण की वजह से कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा, जी हाँ, कह सकते हैं और दावेदार कह सकते हैं कि इस बार भारी पड़े कहीं ना कहीं। मैं आपको एक ट्वीट और दिखाना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी का ये ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली ने ठान लिया है कि बीजेपी को अब बाहर निकालना है। जैसा कि हमारी बातचीत चल रही है, सर ने भी ये बात कही कि अब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जो है 15 साल से बेशक काबिज हो, लेकिन अब शायद उसे बाहर निकालने का मन जनता ने बना लिया है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर कि क्या लगता है वाकई ये जो उपचुनाव हुए, इनका जो असर है वो वाकई जो आने वाले एमसीडी चुनाव है उन पर पड़ेगा, और क्या वाकई बीजेपी की जो सत्ता है उस पर कुछ असर इन आम आदमी पार्टी का पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस तो आपने जैसे कि बताया कि शायद इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, लेकिन क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में भी काबिज हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, अगर इसको मूड माना जाए जनता का, तो मूड तो यही है। और मूड की बात, हम मुद्दों की भी बात भी करें, अगर इतने सालों से राज करने के बाद भी एमसीडी बदहाल है, और एक बहुत बड़ा इशू करप्शन का रहा है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा बीजेपी में, और इसी वजह से पिछली बार जो जितने भी निगम पार्षद थे बीजेपी ने बदल दिए थे। नए चेहरे, नई उड़ान का नाम देकर के सभी चेहरों को मौका दिया गया था। अब उसे अनुभव की कमी कह लें या जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा लचर हो चुका है कि भ्रष्टाचार वहाँ से जाता नहीं है। तो आम परसेप्शन यही है कि जो भ्रष्टाचार है वो और बड़ा है एमसीडी के अंदर, और जो नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति, जो खराब हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। तमाम जो बड़े नगर निगम के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं,
या सिस्टम है इस तरह का है कि वहाँ के चाहे नेता हों चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों निजी कमाई में लगे रहते हैं। एमसीडी की कमाई कैसे हो, कैसे दुरुस्त हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। तो हर एक नई योजना का मतलब एक नया उद्घाटन, जैसा कि अभी पीछे जब बजट पास किया था बीजेपी ने, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि इसमें बीजेपी ने लूट के नए रास्ते खोले हैं। तो अभी से ही वो बड़ी हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर के, और इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी, बीजेपी को खुद ये एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए, जिसका जवाब उसको आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 15 साल जो लगातार उसने शासन किया है, सत्ता रही है, उस सत्ता को कायम करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और किस तरीके से, जिस तरीके से आज समीकरण बदले हैं, 4 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने जीत ली हैं, उसके बाद जैसे कि सर बता रहे हैं, लगातार उन्होंने ये बात बोली कि उम्मीद ये कर सकते हैं, फिर जनता की जिस तरीके से वार्ड मूड जो दिख रहा है उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आने वाले एमसीडी चुनाव में सत्ता पलट भी सकती है। लेकिन होगा क्या, यह आने वाले एमसीडी चुनाव बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दिल्ली की तमाम खबरें हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।